हाँ जी, नमस्कार। आपका फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और अपनी 2 दिन से क्लासेस नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और हमने चैप्टर नंबर 8 यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। उसमें आइडेंटिटी पढ़ ली है अपन ने, और क्या बोलते हैं, सारे वो पढ़ लिए। ठीक है। अब इन चैप्टरों को पढ़ने के बाद मैं एक बात सोच रहा हूँ कि अब तक जो इन चैप्टरों के मैं मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको और बता दूंगा, उनको सोल्व भी करा देंगे। और लास्ट ईयर जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो भी सोल्व कर लेंगे, है ना। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है जी। तो हम उसी क्लास को साथ में लेते हुए स्टार्ट करते हैं, ऊंचाई और दूरी। वे हाइट एंड डिस्टेंस। हाँ, तो एक बात ये कि आप अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए आए तो अपने यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सहपाठियों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भेजिए, जिससे आपको मेरे को मोटिवेशन मिले और उनको फायदा हो सके। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए, आज हम नॉर्मल बेसिक बेसिक पढ़ेंगे। जैसे कि अपने हाइट और डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी। इसमें प्रश्नावली में कैसे कैसे सवाल बनते हैं, देखिए इसमें सवाल बनते हैं दो तरीके के। एक तो होता है उन्नयन कोण, ठीक है, जिसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और एक होता है अवनमन कोण, जिसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो पहले तो हमें इनका मतलब पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी उन्नयन और अवनयन कोण का मतलब क्या होता है। ठीक है। जैसे कि देखिए, अपन सीधी सिंपल बात में देखते हैं। आप मेरे को देख रहे हो या आप अपने आप को देख रहे हो, ठीक है, आप जहां भी खड़े हो, तो हमारी दृष्टि दो प्रकार के कोण बनाती है। दो प्रकार कोण कैसे बनाती है, देखिए, अगर आप क्या बोलते हैं, जैसे ऊपर से यानी नीचे, सॉरी, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं यानी उन्नयन कोण। हम नीचे हैं यहाँ पर, देखे है ना, और आसमान में कोई चीजें उड़ रही है, ठीक है, कोई चीज उड़ रही है, कोई चीजें इमारत है, तो अपन यहाँ से जो एंगल बनाएंगे, यहाँ से अपनी आंख से जो एंगल बनेगा, ठीक है, तो वो एंगल ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई इमारत है या कोई इस मतलब वस्तु है जो आसमान में है, और ये इसका पाद बिंदु है, ठीक है, और अपन यहाँ पर है, ठीक है, ये प्रेक्षक है, ठीक है, इसकी आंख ये है। अब ये जो यहाँ से अपनी आंखों से जो एंगल बना रहा है इस पे, ठीक है, ये यहाँ से देख रहा है, ठीक है, तो ये देख रहा है, तो यहाँ से जो ये एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल पे तो देख रहा है, तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि कौन सा उन्नयन कोण है, ये है उन्नयन कोण, ठीक है। ये वाला तो हो गया एंगल ऑफ। अब इसी बात को अगर मैं दूसरे तरीके से लिख दूं, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रेक्षक है, यानी कि अपन है या कोई भी है, और वो यहाँ से, अब देखिए यहाँ से देखेगा एक तो, या तो सीधा देखेगा या नीचे की तरफ, तो वो नीचे की तरफ देखता है, इधर था, इधर की साइड, तो वो इस एंगल पे देखेगा, तो हो जाता है एंगल ऑफ। जैसे देखिए ये वाला, ये एक है, और यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, और यहाँ से एक कोई आदमी, मतलब कि ये देख रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से देख रहा है, तो ये वाला इस एंगल पे, तो यहाँ पर इस एंगल से देख रहा है ना, और ये इसकी समांतर दृष्टि, जो इसकी दृष्टि होती है, दृष्टि पटल, यानी कि जो ये आंखों का सीधा सेंटर वाला, तो यहाँ से एक लाइन जा रही है, तो ये जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, तो ये थीटा बनता है। इस तरीके से ये वाला एंगल अवनमन कोण है। अवनमन कोण, ये वाला कोण कौन सा है, अवनमन कोण, अवनमन कोण, जिसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, अवनमन कोण। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन कोण, ठीक है, तो ये सारी टर्म होती है ना। अब हम बेसिक बेसिक देखिए, इन सवालों को जो सोल्व करने के तरीके हैं ना, वो अपने पास कई तरीके के हैं। इन सवालों को सोल्व करने के तरीके कई है। अब ये तो पता लग गया ना आपको, एंगल ऑफ उन्नयन कोण क्या होता है, और एंगल ऑफ, मतलब उन्नयन कोण और अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ एलिमिनेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कोण क्या होता है। एंगल ऑफ, मैं वापस बता रहा हूँ, उन्नयन कोण और अवनमन कोण को, जिसे उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं,
और अवनमन कोण को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। उन्नयन कोण वो है, अपन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से अपन ऊपर देख रहे हैं, यहाँ से अपन ऊपर देख रहे हैं, ऊपर देखने पर जो अपनी आंखों के द्वारा कोण बनेगा वो ये वाला एंगल बनेगा, तो वो होता है एंगल ऑफ उन्नयन कोण, ठीक है, यानी उन्नयन यानी एल्यूमिनेशन कोण। तो ये वाला एंगल तो ऊपर देखने बनता है उन्नयन कोण। अवनमन कोण जो ऊपर से नीचे देखेंगे, अपन मान लीजिए छत पे है, अपन छत पे घर की छत पे है और नीचे कोई व्यक्ति है तो या कोई वस्तु है उसकी तरफ देखते हैं, तो वो कौन सा अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कोण बनता है, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, इस जो प्रोसेस में जो भी मतलब ट्रायंगल बनता है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। देखिए जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनता है जिसमें ए बी सी, ए बी और सी, और ये 90 डिग्री। अब देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस प्रश्नावली को जो सॉल्व करने के लिए जो चाहिए ना अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत है ना। क्यों जरूरत है? क्योंकि इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और उसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब देखिए बात आती है दो कि एक तो हम बोर्ड के एग्जाम के, हमारा जो मेन मकसद है, मैं देखो बोर्ड एग्जाम पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर बोर्ड की क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, तो भाई मैं तो प्रॉपर बोर्ड की तरह लिखवाऊंगा, ठीक है, और बोर्ड की तरह समझाऊंगा। और अगर भाई कंपटीशन की बात है, कंपटीशन की वाली बात है, तो भाई इसके तो बहुत ज्यादा मतलब ट्रिक से क्वेश्चन होते हैं। ट्रिक से कैसे कि देखिए ये हमेशा कर्ण होता है ना। अब बोर्ड में तो क्या लिखना पड़ता है भाई, बोर्ड की कॉपियों में आपको लिखने के नंबर मिलते हैं, वो ऑब्जेक्टिव पेपर थोड़ी आता है। ऑब्जेक्टिव पेपर जहां आता है वहां पर तो ट्रिक बहुत अच्छी है, ऊपर जहां डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा ना, लिखने वाला पेपर आएगा, वहां पर तो भैया अपन को पूरा लिखना पड़ेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी दिया जिसमें ये ये दूरी इतनी, ये दूरी इतनी, ठीक है, और हम जानते हैं कि ये साइन थीटा बराबर ये होता है, तो वहां से फिर एंगल बनते हैं, तो उस तरीके से सोल्व करना होता है। और नहीं तो भाई कंपटीशन वालों के लिए देखो, जैसे जो तैयारी करते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि देखिए ये तो 90 डिग्री हो गया, हम जानते हैं कि त्रिभुज के राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, ठीक है, तो भाई ये 90 हो गया, तो भाई अब मैं इसको दो कंडीशन लगाता हूँ। एक बार तो मैं इसको 45 मान लेता हूँ, 45 डिग्री, 45 डिग्री, मतलब ये दो एंगल 45, ये तो 90 हो गया। तो एक बात बताइए, इसके सामने जो भुजा होगी वो इसके सामने होगी, मतलब इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की बराबर बराबर होगी। अगर मान लीजिए मैं 45 के आगे एक लेता हूँ और इस 45 के आगे भी एक लेता हूँ, तो ये दोनों सेम है, क्योंकि भाई इसकी 45 डिग्री के सामने एक, ये 45 डिग्री के सामने एक, तो यहाँ पर इसको क्या आ जाता है, ये आ जाता है √2। इसको अपन निकाल भी सकते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा एंगल लेते हैं, अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, अभी 45 दिया है, अब देखिए सुनिए, ये तो 90 ही रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इस वाले एंगल को तो ले लेता हूँ 60, इस वाले एंगल को तो ले लेता हूँ 60, ठीक है, और इस वाले को ले लेता हूँ 30, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो, अब दूसरी बात है ना, इनके अनुपात होते हैं। अनुपात कैसे होते हैं, देखिए जो ये वाली 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री के सामने हमेशा एक होगा, ठीक है, और 60 डिग्री का हमेशा एक, एक गुना √3, यानी कि ये हमेशा √3 गुना होगी, ठीक है। अब ये अनुपात याद रखना है अगर ट्रिक से क्वेश्चन करने हैं तो। अब देखिए ये दोनों हो गए, तो इस वाली का आगे क्या होगा, इस वाली का आगे दो आ जाएगा, कैसा आएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये दो आ जाएगा, ये हो गया। अब इसी तरीके से एक दूसरा मतलब एक तीसरा एंगल और ले लीजिए आप, ठीक है। अभी अपन ने 45 90 लिए, 60 ले लिया, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर ले लिया मैंने 30 और यहाँ पर ले लिया मैंने क्या कहते हैं अपन ने 60 डिग्री। तो देखिए इस 30 के सामने एक आ जाएगा और इसके सामने 60 के सामने √3 जो मैंने भी बताया, तो इसके सामने वापस वो दो। तो इस तरीके से भुजाओं के अनुपात चलेंगे, इस तरीके से अपने भुजाओं के अनुपात चलेंगे। जैसे कैसे देखिए, अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है 45 अनुपात 45, ठीक है, और क्या बोलते हैं 90 डिग्री, तो उसकी जो भुजाओं का अनुपात आएंगे वो मल्टीपल आएंगे। देखिए जैसे ये एक आएगा, एक अनुपात एक, और ये आएगा √2, ठीक है, ये तो हो गया पहला, इस तरीके से, है ना। अब जैसे दूसरा हमने जो दिया है वो दिया है 30 60 और क्या बोलते हैं 90, तो इसके देखिए ये एक हो गया, ये कितना हो गया √3, और ये हो गया 2।
तो ये इस भुजाओं के अनुपात के होंगे। ठीक है, अब ये तो सेम ही हो गया, अगर उसको 60 कर देंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन आगे सोल्व हो जाएंगे। तो अपन को ये ध्यान रखना है मोटा मोटा। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, नॉर्मल सा है, बेसिक सा। ठीक है, अभी हम बेसिक की बात चर्चा कर रहे हैं, इसको मैं कर देता हूँ बंद, इसको तो कर देता हूँ मैं ड्रॉ। अब देखिए, जैसे कि हमसे बोला क्या, बताओ, गाइड का क्वेश्चन ही बता देता हूँ। ठीक है, देखो, गाइड का ही बताता हूँ जिससे आप देख भी लोगे और समझ भी लोगे अच्छी तरीके। नवी प्रश्नावली है ना भाई, उन्नयन और अवनमन को ना, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए, जैसे देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। देखिए, मैं यहाँ पर अब क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, पहली बात तो क्योंकि मैंने क्वेश्चन उस टाइम पे लिख लिख के वो एक्सरसाइज बहुत बड़ी बन गई थी। मैं यहाँ पर जो मेन मेन बात है क्वेश्चन में वो लिखूंगा, और बाकी की आगे मैं सोल्व कराऊंगा। ठीक है, देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, उसने बोला धरती पर एक मीनार। पहला बात तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ना, और अच्छी तरह पढ़ने के बाद उसको समझने, और समझने के बाद ड्रॉ करना। धरती पर एक मीनार, देखिए, धरती पर एक मीनार, ये कोई धरती है और यहाँ पर एक कोई मीनार है, ये धरती हो गई ना। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर यानी सीधी खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु है। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल पॉइंट है। इस पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, 15। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब देखिए, मीनार के शिखर का यहां से कोई देख रहा है, यहां से कोई देख रहा है, तो एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था, यहां से कोई देख रहा है तो ये कौन बनेगा, ये उन्नयन कोण यानी थीटा। शिखर उन्नयन कोण कितनी डिग्री बता रखा है इसने, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, एग्जाम्पल नंबर 5। अब एक बात बताइए, ये वाला तो 90 डिग्री का, पहले बात तो देखिए, आप इसको समझिए कि क्या बोल रहा था वो। धरती के पाद बिंदु पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये धरती का पाद बिंदु यानी हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, और मीनार है, ठीक है, इमारत जो अपन खड़ी है ऊर्ध्वाधर सीधी खड़ी है। दूसरी बात, पाद बिंदु से 15 मीटर दूर, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर की दूरी पर है, और यहां से देखने पर कौन बन जा, मतलब उन्नयन कौन बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो एंगल 60 डिग्री यहां से यहां तक का। ठीक है, अब देखिए, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना बच गया, 30 डिग्री मेरे भाई। अब देखिए, अभी मैंने जो आपको बताया था, देखिए, इस 30 के सामने कितना है, 15, होना चाहिए था कितना, एक, क्योंकि 30 के सामने एक, तो ये कितने टाइम गुना है, 15 टाइम गुना। ठीक है, ये हो गया, है ना। अब मैं वो ट्रिक वाले बता रहा हूँ, ट्रिक से कैसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, ये 15, तो यानी कि ये एक 15 का मान। अब बताइए, 60 है, ये 60 है, ये कितना है, 30। तो भाई ये 60 का कितना हो जाएगा, 15√3। अभी अपन ने निकाला है, और यही इसका आंसर है भाई, यही इसका आंसर है, क्योंकि 30 के सामने तो एक होता था, 60 के सामने √3 होता था, ये अपन ने निकाला था। पर अभी तो 30 के सामने 15 है, तो भाई जब 15 है तो 60 के सामने 15 गुना √3 होगा। अब देखिए, ये तो होगा इस तरीके से। अगर अपन को बोर्ड के हिसाब से करना है तो कैसे करेंगे, ये अपनी पाद बिंदु, अब देखिए, हमें इसको सोल्व करा रहा हूँ। देखिए, ये हो गया। एक बात बताइए, ये तो आधार और ये लंब, अपन को जैसे ही लंबाई ज्ञात करनी है ना, इसकी हाइट ज्ञात करनी है ना। एक बात होती है, हाइट ज्ञात करने के लिए हमें क्या फॉर्मूले लगाना पड़ेगा। देखिए, ये सारी चीजें दी हुई है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, वो आप लिख लोगे, ये इतना दे रखा है, ये जैसे ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है, ये अपन को दे ही रखा है। अब एक बात आता है, ये आधार बटे लंब किस में आता है, देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं अपन, आधार और लंब आता है जो टेन थीटा में आता है, वो किस में आता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटे आधार, हाइपोटेन्यूस बेस, सॉरी, आधार। ठीक है मेरे भाइयों, ये चीज अपन को पता है। टेन थीटा से कर लीजिए, साइन थीटा से कर लीजिए, कोट थीटा से कर लीजिए, कोट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, जिससे मन करता है उससे कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, निकालने के बाद।
अब देखिए थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 10 60 डिग्री। ठीक है मेरे भाई। अच्छा परपेंडिकुलर नहीं पता तो ये हमने क्या मान रखा था एच, हाइट यानी कि एक्स मान लीजिए, चलिए ये वाला एक्स मान लीजिए, यहाँ पर इसको माना था एक्स अपॉन एक्स मान लिया। अब बेस कितना देखा था, यहाँ से बीसी की ऊंचाई कितनी दे रखी थी, यहाँ से 15 मीटर। ठीक है भाई। अब देखिए टेन साठ की वैल्यू क्या होती है, टेन साठ की वैल्यू अब तो याद हो गई होगी, रूट 3 होती है, अपन ने उस टाइम पे निकाल लिया है। यहाँ पर क्या है एक्स अपॉन में 15 मीटर। तो भाई देखिए अब इसको बस यहाँ से एक लगा दिया, इसको इससे गुणा कर दीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए, एक्स बराबर क्या आएगा 15 √3 मीटर। तो भाई देखिए ये जो मीनार की ऊंचाई पूछी थी उसने, ये मीनार की ऊंचाई आ गई ना मीनार की ऊंचाई तो भाई ये मीनार की ऊंचाई आ गई ना, इस तरीके से मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। तो बताइए कोई दिक्कत है क्या, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ट्रिक से तो नहीं भाई, ऐसे कर लो आप। ट्रिक करनी है तो भाई ट्रिक में आप आंसर निकाल दोगे, पर वो लिखने का भी प्रोसेस तो चाहिए। यहाँ पर एक बात है, ट्रिक से आप इतना कर सकते हो एग्जाम में, पता है क्या, आंसर का तुरंत पता कर सकते हो कि इस तरीके से ये आंसर आएगा और हमको ये काम करना है, इसमें ये लगेगा और लास्ट में आंसर हमको ये लिख के आना है। इतना आप कर सकते हो हाइट एंड डिस्टेंस में, ये काम हो सकता है आपका दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया ना ये क्वेश्चन समझ में। अब अपन चलते हैं, इसको करप्ट कर देते हैं। ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर पहला। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा करते हैं, ठीक है। मार्कर और खराब हो रहे हैं भाई। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे, एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। ठीक है, एक 5 मीटर ऊंचे खंबे की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उस खंबे के शिखर से, उस खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर शिखर से 1.3 मीटर नीचे बिंदु तक वह पहुंचना चाहता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे क्षैतिज से 60 डिग्री कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, भी और ये भी बताइए खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है। देखिए हाँ, ये कोई खंबा है बिजली का, ठीक है, ये खंबा हो गया, ये पूरी हाइट है 5 मीटर, यहां से यहां तक की है, यहां से यहां तक की तो है 5 मीटर दोस्तों, ठीक है ना। अब उसको पूरे पे नहीं जाना, जो यहां तक की दूरी है ना ये वाली, ये तो हो गई 1.3 मीटर, 1.3 मीटर, 1.3 मीटर नीचे जाना है, 1.3 मीटर। तो ये बाकी की कितनी बच गई, बाकी की कितनी बच गई बताइए आप, कितनी बच गई, अगर 5 में से 1.3 गए तो कितना होता है, वो होता है 3.7। तो ये बाकी की रह गई 3.7 मीटर। ये अब एक बात बताइए, सीढ़ी, सीढ़ी कैसी लगती है, अपन जो चढ़ते हैं वो सीढ़ी हमेशा क्या सीधी रहती है या यूं रहती है थोड़ी टेढ़ी, तो वो सीढ़ी इस तरीके से रहती है दोस्तों, इस तरीके से। तो मान लीजिए ये सीढ़ी है अपनी, भाई यहाँ से कोई चढ़ना स्टार्ट करेगा तो इस बिंदु पे पहुंच जाएगा, और यहाँ पर कोई खराबी होगी तो यहाँ बैठ के वो आराम से उस चीज को कर देगा। तो देखिए ये वाला एंगल तो कितना है 90 डिग्री, या ये तो हमेशा 90 डिग्री है। अब उसने जो कोण दिया है 36 से 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। अब देखिए यहां से कितने डिग्री पे झुका हुआ है, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे झुका हुआ है। अब एक बताइए ये 60 दिए कितना होगा 30 डिग्री। अब देखिए वही बात, इस 30 के सामने तो 1 आना चाहिए, इस 60 के सामने 3.7 आना चाहिए, तो भाई ये तो हो गया इसका मामला। अगर ये 30 के सामने ये क्या होता है, हमेशा ये वाली जो वैल्यू होती है वो होती है 1 का √3 गुना होता है, ये √3 गुना। बस इसमें पता क्या करना है, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसमें इसका भाग देना है, √3 का भाग देना है। ये जो वैल्यू आएगी ना ये वाली 3.7 अपॉन में √3, बस ये करना अपन को।
है ना, और इसको हर के परिमेयकरण कर द्वारा सोल्व कर देंगे आगे, है ना। अब देखिए, इसको तो छोड़िए, ये तो कर लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे उस तरीके से। अपन को तो शॉर्ट मेथड में थोड़ी थोड़ी जाना है, अपन को तो क्वेश्चन वाला मेथड करना है। देखिए 3.7 है और उसमें बोला है जो रीड रूट 3 की वैल्यू है 1.73 लेनी है, ये हो गया, ये 60 डिग्री है 30 डिग्री। अब एक बात बताइए, मेरे को ये वैल्यू निकालनी है, ये क्या होता है, कर्ण। अब मेरे को बताइए लंब और कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कौन से उसमें आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो साइन थीटा में आता है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण। ठीक है, एक सेक थीटा में आता है ना, कोसेक थीटा में क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अपन यहाँ से लगाते थे। देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी ये भुजा आप लिख लो ना, ये जैसे ए बी और सी, ए बी का मान 3.7 है, बी सी का मान निकालना है वो बाद में ज्ञात कर लेंगे, है ना। और अभी अपन इसको अनुकूल निकालते हैं। इसमें क्या बोला है, साइन, देखिए ये हो गया 60, ठीक है। अच्छा साइन 60 हो गया। अब एक बात बताइए, साइन 60 ये क्या, 3.60 मीटर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ही हो गया ना, अपॉन कर्ण। कर्ण क्या होता है, कर्ण को अपन ने ये वाले को एक्स मान लिया, ये वाला एक्स मान लिया। अब एक बात बताइए मेरे को, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू ये 3/7/x। तो देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 √3, ये वैल्यू आ रही ना। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये अपने पास क्या आता है, 37×2 = 74, यानी 7.4, 7.4/√3। अब देखिए इस √3 को ऊपर नीचे डिवाइड कर ले, गुना कर लीजिए, हर का ये वाला √3 है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 7.4 √3 इंटू √3/√3। अब ये √3 करते हैं तो इससे ये आ जाता है 7.4, और √3 की वैल्यू 1.73, ठीक है। और √3 की वैल्यू ये 3, ये 3 × 3 मल्टीप्लाई होता है, तो इसको आगे अपन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये सोल्व करते हैं यहाँ पर, ये सोल्व करने, अब बस इसको अपन एक बार √3 की वैल्यू यही है ना, हाँ रुकिए एक बार, √3 की वैल्यू 8.73, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको सोल्व करेंगे, तो अब देखिए सोल्व करना है, तो देखिए इसमें पहले इसका भाग लिख सकते हैं आप। देखिए 3 दूनी 6 होता है, 3 में है ना, 6 एक बच गया, तो ये 14 हो गया। तो इस तरीके से पहले इसको सोल्व करने पे जो भी आंसर आएगा आप वो लिख देना है, यहाँ पर सोल्व करना है। सोल्व करने पे जो आंसर आएगा, कैसे करते हैं अपन आंसर, देखिए पूरा पूरा भाग तो जाएगा नहीं, लगभग में आएगा, तो करते हैं सोल्व, करना चाहिए। देखिए मैं हाँ करता हूँ, पहले हम इस वाले को सोल्व करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर देखिए इसको हमने सोल्व किया तो ये आता है, यहाँ से करता हूँ, 7.4/3। देखिए 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 माइन, ये आ गया 1.4, ठीक है, इस पॉइंट हटाएंगे, ये आ गया 1, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3, 3, 5, 3, 4 आया, ये आ गया 12, ये रह गया 2, है ना। अब यहाँ पर वही 0, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चलता जाएगा, तो इस तरीके से चलता जाएगा, ये सवाल ऊपर आ रहा है ना, तो 2 पॉइंट कुछ आ रहा है इसमें, ये आ गया 2 पॉइंट में कुछ आ रहा है ना। अब 2 पॉइंट में जब इसको गुना करेंगे अपन इससे, 2 एकम 2 और फिर 7 3 से करेंगे, तो ये जो आंसर आता है वो आता है 4.28 के लगभग में आएगा, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। वो तो मैंने देख रहा है भाई, देखो तो उसमें से देख के मैंने लिख दिया ना, ये हो गया इस तरीके से। अब ये तो आ गया अपने पास में, क्या आ गया, ये जो वैल्यू आ गई अपने पास में, ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू आई है अपने पास में, ये आ गई, क्या बोलते हैं इसकी, 4.28, ठीक है लगभग, ठीक है। अब अब ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली,
ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इस वाली को देखिए। अब ये और ये चाहिए अपन को, है ना, ये, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको मैं कर देता हूँ रफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने कर दिया इसको रफ, ये आ गया। अब इसको कर देते हैं रफ। अब अपन को ये वाली वैल्यू चाहिए बीसी, बीसी वैल्यू चाहिए बीसी। अब एक बात होती है, ये आ गया। अब ये किस में होता है, ये भाई टेन थीटा में होता है ना, टेन 60। अच्छा, ये इसकी वैल्यू कितनी, 3.7, और इसकी अपन को निकालनी है, इसकी निकालनी है, इसको वाई मान रहा, वाई मान दिया था अपन ने, ठीक है। अच्छा, 1060 ये होता है √3, मार कर भी तो बढ़िया है। ये हो गया √3, और ये हो गया 7.5। देखिए वाई इज इक्वल टू 3.7 रूट, ये हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, करा, तो भाई साहब देखो, ये आ गया 3.7। अब ये तो √3 है, ठीक है, √3, यानी कि √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73, ठीक है, और ये आ गई 3, ये 3 आ जाएगा ना। अब इससे हम काटेंगे तो देखिए ये एक बार गया, ठीक है। अगर हम इसको इससे करेंगे, इसमें भाग देंगे तो 0.3 दूनी 6, एक बच गया, तो 3 3 9, तो इस तरीके से फिर चलता जाएगा 3। अब इसको हम जब एक 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे उसे, अपन को अपन यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको, 3.7 अपॉन में √3, ये भी आंसर अपना सही है, ठीक है, ये वाला, इसकी वैल्यू है 3.7 अपॉन में √3, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करने पर जो आंसर आएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो मल्टीप्लाई करने पर जैसे अब मान लीजिए ये आ गया, तो अब इसको करें तो देखिए 3 3 9, ये 9 आ गया, 3 3 9, 3 2 6, और 3 1 3, ठीक है, 7 3 21, एक हासिल आ गई, एक 2 आ गया, 7 2 14, 14 और 2 16, एक हासिल आ गई, 7 1 7, 7 और 1 8, ये आ गया। अब 1 3 2 3 2 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1। अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ से यहाँ तक पे, तो ये आ जाएगा 9 7 3 3 9 और 3, यानी कि 12 का 2 1 आ गया, 2 8 1 और 2, यानी कि ये आ रहा है, ये लगभग में कितना आ रहा है, 2.1279, तो यानी कि ऑलमोस्ट ये लगभग 2 के बराबर है, 2.1 या 2 के बराबर है। तो ये जो वैल्यू आ रही है अपने पास आ रही है 2, तो ठीक है, ये बीसी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 2 आ गई, बीसी की वैल्यू दोस्तों 2 आ गई है अपने पास। हाँ, हाँ देखिए इसमें पूरा ही दे रखा है 2.127, तो लगभग में 2.14 आ रहा है, ठीक है। तो ये माइजर से मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं, तो उसको सही तरह सोल्व करेंगे तो वो भी हो सकता है यही गलती कर दी हो, तो उससे ये सोल्व हो जाने पर ये अपने पास जो आएगा, माइनर से मिस्टेक हुई है वो हुई है, यानी कि आ जाएगा अपने पास में 21.4, ठीक है। 2 1 तो आ ही गया, अब 2 7 पे आए 3, तो यहाँ पर कुछ माइनर ये 3 आएगा यहाँ पर कुछ ना, तो उस तरीके से, तो इस तरीके से ये आंसर आ गया, यानी कि जो वैल्यू आई है 2.14, तो इस तरीके से दोस्तों ये वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, ठीक है भाइयों। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, और अब अपन यही क्रम में चलेंगे। तो आप सबसे यही है कि मेरा, कि अगर आप इस YouTube चैनल पर नए आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और साथ में अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, है, कमेंट करिए आप उसमें, और आप मेरे को समस्या बताइए, और वीडियो के बारे में बताइए कि वीडियो कैसी लगी उस कमेंट के माध्यम से, जिससे मैं और अच्छे से अच्छे तरीके से आपका आगे एक्सप्लेन कर सकूं, और बढ़िया तरीके से वो कर सकूं, ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।